चलो समझो। अब इसका आधा खर्चा करने में आपको जितना समय लग जाए, आपको जो आपका कैपेसिटी है इतना है, इसका आधा खर्चा करने में जितना आपको समय लग जाए वो क्या है, आपका अर्धायु। उसी तरह कोई भी पदार्थ है उसका मान लीजिए अपना कुछ ना कुछ क्या होता है कि वो पूरे उसमें कितना मतलब रे एमिट कर सकता है, और वो उसका जितना मान लीजिए कि कोई भी तत्व मान लेते हैं जैसे यूरेनियम है, 1 सेकंड के लिए मान लो कि ये अपने उत्सर्जन क्षमता का आधा जो है कितने दिन में उत्सर्जित कर रहा है, 10 साल में मान लो एग्जांपल के तौर पर, लेकिन इतना नहीं, बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है आपको लिखाएंगे। तो ये जो 10 साल है ये इसका क्या हो गया, ये इसका अर्धायु हो गया है ना। अब इसे कैसे न्यूमेरिकल बनेगा आपको कराएंगे। तो लेकिन आप ये समझो कि ये जो हाफ लाइफ है ना, इसको निकालेंगे कैसे कि हाफ इज इक्वल टू जो होता है ये कितना होता है, ये होता है 0.693 अपॉन क्या होता है, लैम्डा होता है। कितना होता है, 0.693 अपॉन लैम्डा, जहां पर लैम्डा क्या होता है आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, कि वो कितना रेट से मतलब डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि एक तरह से उत्सर्जन नियतांक कहते हैं इसे। ये अलग अलग पदार्थों का क्या होता है, अलग अलग उत्सर्जन नियतांक होगा। और इस उत्सर्जन नियतांक का अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछ दे तो इसका ऐसा यूनिट याद रखिएगा क्या होता है, सेकंड इनवर्स। क्या होता है, सेकंड इनवर्स, ये इसका ऐसा यूनिट होता है। सवाल कैसे बनेगा, मैंने यहां से 2-4 न्यूमेरिकल पूछते हैं और आपसे पूछ देंगे कि कुछ पदार्थों के हाफ लाइफ क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछता है कि रेडियम का हाफ लाइफ कितना है, रेडियम का हाफ लाइफ ये होता है याद रखिएगा 1600 ईयर। कितना होता है, 1600 साल। अभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराएंगे और बाकी कुछ पदार्थों का हाफ आयु जो है ना, अर्ध आयु निकालने भी बता देंगे। मतलब कुछ पदार्थों का अर्ध आयु क्या होता है वो भी आपको लिखा देंगे। फिर एक होता है मीन आयु या फिर जैसे हम एवरेज आयु कहते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग चलेंगे। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, 1600, हाँ 1600 साल है, ईयर है रेडियम का, है ना। रेडियम का 1600 साल होता है, हाँ मतलब जो रेडियम का हाँ एक एटम जो है उसका 1600 साल। चला आगे, ठीक। अब हम लोग इसके बाद की बात करते हैं, और भी लिख लेना, जैसे 1-2 का लिख लो। दूसरा जैसे लिख लीजिए पोलोनियम है, इसका 3 × 10⁻7 सेकंड, 3 × 10⁻7 सेकंड। तीसरा है यूरेनियम, इसका 4.5 × 10⁴ ईयर। इसके बाद याद रखिएगा आयोडीन 131, जिसका यूज कहां पर होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। इसका होता है लगभग 8 दिन। कितना होता है, 8 दिन, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही, ज्यादा याद नहीं रखिए। मैंने आपसे सबसे ज्यादा जो पूछा एग्जाम में ये रेडियम पूछा है, इसके अलावा ये भी नहीं पूछा है आपसे। ये सब ना बस कई बार ये पूछता है कि सबसे ज्यादा रेडियो सक्रिय कौन है, सबसे ज्यादा रेडियो सक्रिय कौन होता है, पोलोनियम होता है, ये सब पूछता है बस। अब जैसे क्वेश्चन है कि 100 ग्राम रेडियम को 25 ग्राम रहने में, 25 ग्राम रहने में कितना समय लगेगा यदि रेडियम का हाफ लाइफ 1600 साल है। कैसे निकालना है अभी आपको बताएंगे। 1600 साल है, ऐसे सवाल को कैसे करना है आप देखो। आपका 100 ग्राम है, 100 ग्राम से इसको 50 ग्राम होने में कितना समय लगेगा बताओ। 100 ग्राम से 50 ग्राम होने में कितना, आधा होने में कितना लगेगा, 1600। फिर 50 ग्राम से इसका आधा होने में फिर से 1600 लगेगा, है ना जी। टोटल कितना टाइम लगा, 3200 साल, ठीक है। तो ये आपसे इस तरह से सवाल बनता है एक तो। बाकी और भी 2-3 सवाल करवा देते हैं आपको, फिर हम लोग मीन लाइफ की बात करेंगे और फिर मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल की तरफ। इस वीक में हम लोग पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लेंगे और देखते हैं संडे को होगा तो थोड़ा लंबा क्लास रखेंगे। भरत सर भी, ठीक है, भरत सर अगर लेंगे तो हम नहीं लेंगे, दोनों में से किसी एक का ही लगेगा। क्या फिर से बता दूं, फिर से बता देते हैं है ना। अभी दूसरा सवाल कराते हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चला आगे मूव करें। अगर किसी, अभी समझ में आ जाएगा दूसरा सवाल करते ही, अगर किसी रेडियो एक्टिव रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु 20 मिनट है तो वह अपने क्षमता का 75% कितने समय में उत्सर्जित करेगा। करो, इसके बाद एक सवाल और करवा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग मीन लाइफ की बात कर लेंगे। करिए, सिंपल है। हाँ 40 मिनट ही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन करना है और करवा दूं, हो गया, ठीक है। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछ देगा, ये तो चलो ठीक है, हो जाएगा आपका, कि अगर जैसे मतलब 100% से 50% होने में कितना समय लगेगा, तो इसको कितना समय लगेगा जी, 20 मिनट। और 50% से फिर इसको 25% होने में फिर से इसे कितना लगेगा, 20 मिनट। यानी बचा कितना इसके पास, 50% 25% खत्म हो गया, 75% खत्म, बचा कितना 25, तो कितना समय लगा इसमें, 40 मिनट, ठीक। ऐसे ही आपसे सवाल बनेगा, बस डाटा यहाँ पे चेंज कर देगा और कुछ नहीं करेगा। जैसे एक बार सवाल देखा मैंने कि एक एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल कि आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, अगर सोडियम, यानी ऐसे दिया हुआ था क्वेश्चन में, अगर सोडियम एक बीटा रे को उत्सर्जित करता है तो कौन सा पदार्थ बनाएगा, कौन सा पदार्थ बनाएगा या कौन सा तत्व बनाएगा। तो बीटा रे का उत्सर्जन कर रहा है
आप ये बताओ बीटा रे का उत्सर्जन होता है तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? आपको बताया था जब भी बीटा रे का उत्सर्जन होता है तो इसमें एक की वृद्धि होती है और जो आपका ए है इसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर जो है बढ़ के 11+1 क्या हो जाएगा? 12 और 12 किसका होता है? तो मैग्नीशियम बन जाएगा। आगे बात समझ में? इस तरह ऑप्शन था मैग्नीशियम, नियॉन, एल्यूमिनियम, है ना, इस तरह से ऑप्शन था। इस तरह का सवाल आपसे एक बन सकता है। अब कई बार एक बार सवाल मान लीजिए कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पूरी तरह से अपना उत्सर्जन जो भी उसका कैपेसिटी है वो अगर खत्म कर देता है तो वो लास्ट में क्या बन जाता है? लास्ट में वो बन जाता है सीसा। क्या बन जाता है? सीसा, यानी पीबी। ये चीज भी नोट में लिख लेना कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपना पूरा रे एमिट करने के बाद, जैसे कई बार पूछा गया है अगर यूरेनियम अपना सारा का सारा उत्सर्जन मतलब जो भी उसका क्षमता है उसको एमिट कर दे तो वो किस तत्व में कन्वर्ट हो जाएगा? सीसा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह से सवाल आपसे, हाँ लिख लीजिएगा, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ अपना पूरा उत्सर्जन करने के बाद, अच्छा ठीक है, कोई, हाँ लिख ही देते हैं ना तो तुम लोग ना, कोई नहीं लिख देना, कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ अपना पूरा क्षमता का उत्सर्जन करने के बाद सीसा में बदल जाता है, सीसा में बदल जाता है। अब व्हाइट लाइट का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है जी? सफेद सीसा का फॉर्मूला याद करो, है ना, करना पड़ेगा याद। 2PbCO3 इंटू PbOH2, सिंपल है इतना, है ना, खाली 2 बार Pb है, CO3 है, OH2 है ना। हाँ ऑप्शन आएगा तो आप लोग लगा दीजिएगा, है ना। और रेड लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Pb3O4, है ना। और लिथार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? PbO, है ना। ये सब चीज याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है एग्जाम में। और वो जो PbO है वो क्या है? आपका एम्फोटेरिक भी है ना, उभयधर्मी है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एसिड बेस सॉल्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वैसे पीरियोडिक टेबल भी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा समझिए आपका 70% केमिस्ट्री खत्म हो गया, 70 से 75% केमिस्ट्री खत्म, है ना। पीरियोडिक टेबल की जब बात करते हैं ना हम लोगों को इसमें पढ़ना है पहले तो डोबेराइनर्स ट्राइड या डोबेराइनर्स ट्रिपलेट थ्योरी या डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत ये कब आता है? तो 1817। इसके बाद आता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ईयर भी यहां पर याद रखना है आपने। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये कब आता है? ये आता है आपका 1866। इसके बाद मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल 496, मैनलीव पीरियोडिक टेबल ये कब आता है? 1869। और ये पब्लिश कब होता है कोई बता सकता है? जर्मन पत्रिका में, हाँ 1871 में, है ना, बताएंगे आपको, आगे लिखाएंगे ये सब चीज। इधर जो एक बच्चे ने डाउट पूछा था समझ में आ गया था जी तुम्हारा? हो गया था ना। चलो नेक्स्ट है इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी ये कब आता है? 1913 में। इसी को हम लोग बोलते हैं मोस्लेज। किसका बोलते हैं? मोस्लेज पीरियोडिक टेबल, मोस्लेज पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो डोबेराइनर के ट्राइड की, फिर हम लोग बात करेंगे न्यूलैंड अष्टक नियम की, फिर मैनलीव की। आज हम लोग मैनलीव तक पूरा देख लेंगे, कल हम लोग फिर देखेंगे मॉडर्न में। कल आपको बताएंगे कैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट को याद रखना है, ग्रुप 2 के एलिमेंट को कैसे याद रखना है ना। बाप मांगे स्कूटर कार, मतलब बेटा मांगे स्कूटर कार बाप राजी, ये सब जो है ना ट्रिक, है ना, वही जो भी है, बाप बेटा मांगे, अच्छा वो बताएंगे आपको, है ना, ट्रिक कि बेटा मांगे फॉर्च्यूनर, हाँ चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, लिख लीजिए। क्या हुआ? अच्छा अलग है, हाँ क्या ये स्कूटर का सुंदर कन्या कर लिया हो तुम? चलो कभी अगर आपसे ये पूछा जाए हु इज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का पिता कौन या जनक कौन, तो मैनलीव। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे हु इज फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मोस्ले। दोनों ही सवाल आपसे पूछेगा। हेनरी मोस्ले पूरा नाम था इनका, बस मोस्ले भी याद रखो चलेगा। अब पहला है डोबेराइनर्स ट्रिपलेट थ्योरी, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। कई बार तो इनका पूरा नाम पूछ देता है, इनका पूरा नाम याद रखिएगा, जोहान वॉल्फगैंग डोबेराइनर, जोहान वॉल्फगैंग डोबेराइनर। और ये थे कहां के? ही वाज फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी के थे। याद रखिएगा इनके समय में, इनके समय में टोटल 20 तत्व खोजे जा चुके थे, टोटल 20 एलिमेंट खोजे जा चुके थे। और आप लोग ये बताओ कि जो एलिमेंट शब्द है किसने दिया है? रॉबर्ट बॉयल ने। कब दिया? 1661, है ना। याद रखिएगा इन्होंने तत्वों को 3-3 के समूह में सजाया, इन्होंने तत्वों को 3-3 के समूह में सजाया, इसे लिखिए, इन्होंने तत्वों को 3-3 के समूह में सजाया। इसके बाद ये पाते क्या है कि बीच वाला जो तत्व है उसका जो एटॉमिक मास है अन्य दो तत्वों के एटॉमिक मास का क्या है? औसत है। इनका ट्राइड का एग्जांपल पूछता है ना।
चलो आगे। ठीक है, ठीक है, इसमें भी ठीक है ना। ये शायरी सुनने के लिए बड़ा उत्सुक है जी। अच्छा सुनना है, चलो सुन लो सुन। ये वर्दी लवर है। अभी शायरी सुनने के बाद ये वर्दी का वर्दी लवर है कि क्या है भाई, तुम ही लोग बताओगे, है ना। खैर वर्दी का ही, वर्दी के बारे में लिखा है इसने, बड़ा अच्छा है। वर्दी को इसके जगह पे रखना है, वर्दी को ही ध्यान में रखते हुए। फिजा में महकती शाम हो तुम, है ना, प्यार का छलकता जाम हो तुम, सीने में छुपाए फिरते हैं तुम्हें, सीने में छुपाए फिरते हैं तुम्हें, मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम, मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम। ये वर्दी को ध्यान में रखना है ना। चलिए खैर सुना, लास्ट में सुना दे, है ना। चलो अगले पॉइंट पे चलो। चलो नेक्स्ट है, याद रखिएगा, ये देखते हैं ये इन्होंने इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए, उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। और ये पाते क्या हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत है, अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत है। अब इसका एग्जांपल आपको याद रखना है। इसका जो एग्जांपल है, 3 स्लाइड इन्होंने दिए थे, कितने, 3 स्लाइड। पहला है लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एंड तीसरा है कैल्शियम स्ट्रोंसियम एंड बैरियम, कैल्शियम स्ट्रोंसियम एंड बैरियम। बैरियम के कारण ही पटाखों में कैसा रंग होता है, हरा। स्ट्रोंसियम के कारण कैसा होता है, लाल। और कैल्शियम हमारे शरीर में क्यों चाहिए होता है, ब्लड क्लॉटिंग में। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला धातु भी कौन है, कैल्शियम है ना। चलो अब इसका ट्रायल हम लोग देख लेते हैं, है ना, इसका ट्रायल हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, मोहम्मद राम आजाद सिंह जी कह रहे हैं बीच बीच में शायरी बोलते रहिए सर। अरे चलो अगले, इसका एग्जांपल देख लीजिए। डोगराइनल स्ट्राइट, देखो यहां पर देखिए, लिथियम के बारे में पता है सबसे हल्की धातु है। इसको किसमें रखते हैं, मोम में। सोडियम जो है केरोसिन में, पोटेशियम भी केरोसिन में। दोनों को खोजा कौन, हम्फ्री डबी। सोडियम पोटेशियम लिथियम ये सब हवा के ऊपर क्या, सॉरी पानी में क्या करता है, तैरता है। इस तीनों इतना मुलायम है कि इस तीनों को किससे काट सकते हैं, चाकू से। ठीक है, अब देखिए इसका एटॉमिक मास कितना है, 7। इसका क्या है, 39। बीच का इसका देखो कितना है, 23। अब इस दोनों का औसत निकालिए, यानी कि ये तो ठीक है ना। दूसरा पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है, पता है आपको, पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। अब यहाँ पर इसमें आइए, कैल्शियम में देखिए, कैल्शियम का एटॉमिक ये मास है 40, इसका 137 बैरियम का। स्टेंसियम का कितना है, स्टेंसियम का 88, इसको जोड़ करके निकाले तो कितना है, 88.5, यानी लगभग बराबर आया, एकदम उतना नहीं आया। फिर क्लोरीन के बारे में याद रखिएगा, क्लोरीन जो है ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व है ना, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका है, क्लोरीन का। और यहाँ पर मास देखिए, इस दोनों का मास का औसत निकालेंगे 81.5 है और इसका क्या है 80 है, यानी ये भी लगभग बराबर आया, एग्जैक्ट नहीं आया। लेकिन मतलब ये इन्होंने कहा कि हाँ जो बीच वाला तत्व है इसका जो मास है अन्य दो तत्वों के मास का क्या है, एवरेज है, औसत है। ब्रोमीन के बारे में याद रखिएगा, ब्रोमीन जो है लिक्विड नॉन मेटल है, क्या है, लिक्विड नॉन मेटल। और आयोडीन के बारे में पता होना चाहिए कि आयोडीन जो है इसका कलर कैसा होता है, पर्पल, है ना। और आयोडीन एक कैसा पदार्थ है, सब्लिमेट मटेरियल है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, अगला एक आता है, आप बस ये पॉइंट एक याद रखिएगा, चैनकॉट टॉयस। बहुत मुश्किल सवाल पूछेगा, जब बहुत विचित्र सवाल पूछना होगा तो पूछेगा ये कि चैनकॉट टॉयस ने सिलिंड्रिकल, दिखाएंगे अभी आपको, सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बेलनाकार, अच्छा ठीक है बेलनाकार ही लिख देते हैं कोई बात नहीं, हम है ना बुझाने के लिए जी, हैं ऐसे कैसे नहीं बुझाएगा सब बुझाएगा, है ना ठीक है। बेलना, अभी चैनकॉट टॉयस का हिंदी ना है बाबू, है ना चैनकॉट टॉयस, चैनकॉट टॉयस अभी इसका दिखाते हैं, इनको पूरा कॉलर में एकदम कोट में रहेंगे, ये तो इनका दिखाता है, इनका पीरियोडिक टेबल भी दिखाते हैं। लिख लेना अभी, रुक जाओ ना बाबू, है ना। अच्छा चाय नहीं पिया, ये देखो ये है, देख लो एकदम। चलिए ये तो देख लीजिए, ये है इनका पीरियोडिक टेबल। कब दिए थे, तो ये भी लिख लीजिएगा 1862 में, ईयर लिखना है तो लिख लेना, 1862 में दिए थे। ये देखो बेलन के जैसा है ना, ये देख रहे हो ऐसे घुमा घुमा, ये ऐसे ऐसे, है ना। बस आपसे यही पूछेगा ना कि चैनकॉट किसने बेलनाकार पीरियोडिक टेबल दिया, चैनकॉट टॉयस ने। ईयर याद रखिएगा 1862, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा इसमें। अब पूछेगा भी अगर तो फिर छोड़ दीजिएगा उस क्वेश्चन को, इसमें दिमाग नहीं लगाना है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नहीं लिखे, अरे एक लाइन लिखने में इतना टाइम लगता है। चलो नेक्स्ट है न्यूलैंड्स, नहीं लिखे हो ये, समझ में आ गया क्या दिक्कत कहां पे है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड का अष्टक नियम,
याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड, और ये भाई साहब थे कहाँ के? ब्रिटेन के। इन्होंने कब ये आते हैं? 1866 में लेकर के आते हैं, और इनके समय में याद रखिएगा, इनके समय में टोटल 56 एलिमेंट कितने खोजे जा चुके थे। इन्होंने मतलब है ना, मजाक से पढ़ाते समय मत किया करो। इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया? सजाया। इन्होंने तत्वों को किसके आधार पर? सारे गामा पा, है ना, संगीत के साथ स्वर के आधार पर सजाया। अरे दिखाएंगे, एकदम दिखाएंगे, है ना। सर इसका फोटो दिखाइएगा, दिखाएंगे अभी, है ना। चलो, इन्होंने याद रखिएगा, इन्होंने अभी दिखाएंगे आपको, इन्होंने पहले स्थान पर किसको रखा था? हाइड्रोजन को। तथा अंतिम स्थान पर किसे रखा था? थोरियम को। तथा अंतिम स्थान पर थोरियम को रखा था। थोरियम का इसका क्या नाम है? मोनाजाइट। कहां पर मिलता है? केरल में। बहुत बढ़िया, ठीक है, पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। बाकी को भी लिख लेने देते हैं, एक मिनट, है ना। अभी दिखाएं सब। ड्रॉबैक उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब कि वो उस समय तक जितने तत्व थे सब आगे तत्व खोजे गए, उसमें मतलब क्या कहते हैं, इन्होंने 3 ही ट्राइड दिया था, बाकी सब तत्वों पर लागू इनका हो ही नहीं रहा था। नहीं समझे? ये तो इनका नियम था ना, बस 3 ही ट्राइड बना पाए, बाकी ट्राइड बन ही नहीं पाया, तो वो सब आपसे नहीं पूछेगा। ड्रॉबैक यहाँ पर जैसे न्यूलैंड का पूछता है, मेंडलीफ का पूछेगा, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चाय अभी तक आया ही नहीं, आज लगा भूल गया चाय देने, कोई बात नहीं। अरे नहीं, अब क्लास खत्म करके, अरे नहीं ऐसा। चलो, धन्यवाद धन्यवाद उसके लिए। अरे इतना चला था, बगल में हम सुन लेते धीरे। नहीं, अब खत्म करेंगे, 10-15 मिनट ही बचा है ना। चलिए, हम लोग बात करते हैं इसके आगे। न्यूलैंड का देखो ऑक्टेव लॉ। अरे कहां कौन चला गया जी? चलो, अरे हल्ला मत करो। देखो, ये देखिए 700 है ना यहाँ पे, सारे गामा पादा नी, निशान है सारे गामा पादा नी, सारे गामा पादा नी। ठीक है, अब देखिए समझिए, यहां पर देखिए अंग्रेजों का क्या है? डो रे मी फा सोला टी। ठीक है, अंग्रेजों का सारे गामा पा है। अब देखो इसमें क्या था कि इनका जो नियम था ना, इनका नियम सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता था। मतलब सर ये कहते क्या? देखिए, ये कहते हैं, पहले तो इनका मैन वही हो गया, ये कहते हैं कि हर तत्व अपने 8वें तत्व से समान गुण रखता है। जैसे यहां पर देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब कि हर तत्व जो है ना 8वें तत्व से, मतलब इसके बाद जो 8वां होगा, है ना, ये एक, ये ठीक है। ये कहते हैं कि जैसे हर तत्व है ना अपना, इसका जो 8वां तत्व है इससे क्या करेगा? समान गुण रखेगा, फिर ये इसके 8वें तत्व से समान गुण रखेगा, है ना। यानी कहते हैं कि जैसे ये कहते हैं जैसे संगीत के 700 के बाद 8वां रिपीट हो जाता है, उसी तरह ये अपने प्रॉपर्टी में भी क्या होता है? समान गुण रखता है। लेकिन इनमें ड्रॉबैक क्या क्या था? तो पहला ड्रॉबैक इनका ये था कि इनका जो नियम था ना, ये कैल्शियम में तक लागू होता था। पहला ड्रॉबैक यहां तक लिख लिया सभी ने। ड्रॉबैक यानी खामियां, पहला कि इनका नियम हल्के तत्वों पर लागू होता था, यानी हिज लॉ इज एप्लीकेबल टू लाइटर एलिमेंट। एंड इनका नियम याद रखिएगा कहां तक लागू होता था? इनका नियम कैल्शियम तक लागू होता था। इसके बाद की बात करते हैं, इन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आगे और कोई तत्व खोजा ही नहीं जाएगा, इन्होंने फ्यूचर में खोजे जाने वाले तत्व के लिए जगह नहीं छोड़ा। कहा कि नहीं, आगे कोई जगह, आगे कोई तत्व खोजा ही नहीं जाएगा। जबकि देखिए 118 तत्व खोजे गए हैं अभी तक, तो आगे तत्व अब आएगा तो उसको जगह नहीं मिला इनमें, तो भाई नया पीरियोडिक टेबल चाहिए, तो आगे चल करके कौन मेंडलीफ लेकर के आते हैं। चौथा, इन्होंने 2 समान गुण वाले तत्व को दूर दूर रखा, 2 समान गुण वाले तत्व को दूर दूर रखा, है ना। अब जैसे मान लो इधर सब साथ में बैठा है, एक को उठा के चलो उधर जाओ, ये हमको मास्टर ने मानेगा, सब कहेगा चलो कल समय बंद करेंगे। नहीं, हम लोग किसी दो का प्रॉपर्टी एक जैसा है ना, एक तो उठा उधर बैठेंगे, चलो एक तो कोना में, है ना। ये काहे इतना गुस्सा में है तुम? क्या कोई दिक्कत है? पूरा एकदम सीरियस बैठा हुआ है जी, प्रेशर में है। चलो फिर चलो लिखो इसको। अब जैसे देखिए यहां पर देखो, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों कैसा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या? लौह चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि मैग्नेट की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होगा। अभी आयरन यहाँ पे है, इसको रख दिया इधर, दोनों दूर दूर है, छटपटा रहा है एकदम, दोनों है, ताकि ऐसे थोड़ा चलेगा जी, क्या अलग अलग रख दिया हमको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें, ये सब मतलब आप दूसरा लिख लीजिएगा कि 2
असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया, कोई मतलब पैटर्न ही नहीं था। तो ये इसका क्या है, खामी है। अब इसके बाद आएगा, इसके बाद आता है फिर मैनलीफ का पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं, है ना। चलो ठीक, चला आगे, लिख लिया सभी ने, लिखो लिखो जल्दी लिखो। ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंडा खाओ जाके बाहर। क्या नहीं समझ रहे क्या? अच्छा चलिए, एक सलाह है ना, मतलब किसी लड़के ने बड़ा बढ़िया लिखा है कि अरे शायरी नहीं है बाबू, हाथ में आहा है। देखो लिखा है उसने कि हमें केमिस्ट्री से इतना तो सीखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की तरह अगर नेगेटिव रहोगे तो हमेशा चक्कर ही लगाते रहोगे, है ना। लेकिन अगर प्रोटॉन की तरह पॉजिटिव रहोगे आराम से एक जगह बैठे रहोगे, है ना। तो प्रोटॉन की तरह पॉजिटिव रहना है ना, तो इनका सलाह है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा रुक, क्या नहीं करना है कंटिन्यू, क्या करना बताओ, अरे इतना जोर से। अच्छा चलो सुन लो एक जाते जाते अब। चलिए ये वर्दी के लिए है। ये तो आपके देखिए, आपके जीवन में जो समस्याएं आती है, बड़ा कई बार आप लोग मतलब डिमोटिवेट हो जाते होंगे, है ना। तो उसके लिए है, समझिए, सुनिएगा। सुन लो हल्ला मत करो। अगर अरे सुन लो भाई, चलो ठीक, अब तो तुम लोगों को 10 मिनट पढ़ना भी होगा, बैठ जाओ, हल्ला कर बैठो। अगर अगर तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है। ये जो मुश्किलें आती हैं इसके लिए है कि कई बार होता है ना, मुश्किल आती है छोड़ के चली गई, तो सुनिएगा उसके लिए। जरा सी बूंदाबांदी है, जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है, ये राह इश्क है, यहाँ कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। अब हम लोग चलते हैं आगे, हल्ला मत करो। चलिए नेक्स्ट है, पी लेंगे, चाय पी लेंगे। अब सुना तो 10-15 मिनट पढ़ना भी होगा। इन्होंने याद रखिएगा, हल्ला मत करो। अब ये 1869 में दिया था इन्होंने, इनका नाम क्या था पूरा, दिमित्री मेंडलीफ। और ये कहां के थे, दिमित्री नाम में ऐसा नाम कहां पे रहता है जी, रूस में। ये रूस के थे। इन्होंने, इनका जो पीरियोडिक टेबल था याद रखिएगा, इनका पीरियोडिक टेबल जर्मन पत्रिका में 1871 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद याद रखिएगा, इनके समय, मतलब करो, इनके समय कुल 63 तत्व यानी 63 एलिमेंट खोजे जा चुके थे। क्या कहा है, क्या कर रहा है ना, एकदम मछली बाजार बना दिया है पूरा तुम लोग। चलो, इनके समय कुल 63 एलिमेंट खोजे जा चुके थे। इसके बाद याद रखिएगा कि इन्होंने तत्वों को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मास, अरे हल्ला मत करो भाई, एटॉमिक मास के आधार पर सजाया। एटॉमिक मास नंबर आएगा मोस्ले में, है ना। अभी तक क्या है, एटॉमिक मास के आधार पर। हाँ पी रहे चलिए चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इन्होंने ये देखते हैं, अभी समझाएंगे। इसमें तो सारा फैक्ट ही है, देखो 1869 में दिया, नाम था पूरा दिमित्री मेंडलीफ। इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो जर्मन मैगजीन में कब छपा, 1871 में, है ना। टोटल कितना एलिमेंट था, 63। और इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए किसके आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर सजाया। अभी तो बस इतना ही है इसमें। अब क्या होता है, चलो लिखो लिखो लिखो, क्या हुआ, इसके बाद ये कहते हैं, ये स्लाइड इसके बाद छुट्टी दे देंगे, कोई बात नहीं, समझो। हर तत्व अपने 8वें तत्व का पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है यानी आवर्ती फलन होता है। आवर्ती फलन का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में याद रखिए कि अपने 8वें तत्व से समान गुण रखता है ना, अपने 8वें तत्व से समान गुण रखता है। अब देखिए इनका जो पीरियोडिक टेबल था ना, जो पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं पीरियड्स, पीरियड यानी आवर्त। और जो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप या फिर वर्ग या समूह।
वर्ग या समूह। और याद रखिएगा इनके पीरियोडिक टेबल में जब इन्होंने दिया तो उस समय टोटल ग्रुप कितने थे? टोटल ग्रुप थे 8 और टोटल पीरियड कितने थे? 7। टोटल पीरियड कितने थे? 7। लेकिन जो इनको मॉडिफाई जब किया गया इनके पीरियोडिक टेबल को, आगे चलकर जब इनर्ट गैसों की खोज हुई तो इनके पीरियोडिक टेबल को क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है। इनका जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल था उसमें ग्रुप कितने हो गए? 9। कितने हो गए ग्रुप? 9। और पीरियड कितने थे? 7। एक्चुअली क्या होता है जब इनर्ट गैसों की खोज होती है तो इनका भी पीरियड टेबल आपको दिखाऊंगा तो सबसे बाहर सबसे पहले एक एक्स्ट्रा ग्रुप जोड़ दिया गया, जीरो ग्रुप जोड़ दिया गया, है ना। और इस जीरो ग्रुप में क्या डाल दिया गया? इनर्ट गैसों को डाल दिया गया, है ना। हाँ, आखिरी गैस को, इनर्ट गैसों को। पहले आप इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। हो गया? कोई नहीं, बाकी को लिख लेने दीजिए। फिर इनका पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसके बाद ड्रॉबैक्स देखेंगे, लेकिन ड्रॉबैक्स कल की क्लास में देख लेंगे। चलो, अब इन्होंने फ्यूचर में खोजे जाने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन्होंने फ्यूचर में खोजे जाने वाले एलिमेंट के लिए जगह छोड़ा था। आपके पेपर में पूछा भी गया है, एलिमेंट के लिए जगह छोड़ा था। और कौन कौन सा जगह छोड़ा था याद रखिएगा। एक था एका, एका एल्यूमिनियम, इसका स्थान किसने लिया था? गैलियम ने। एक छोड़ा था एका बोरॉन, इसका स्थान किसने लिया था? स्कैंडियम ने। और एक था एका सिलिकॉन, क्या नाम था? और इसका स्थान किसने लिया था? जर्मेनियम ने। आप लोग ये बताओ गैलियम के साथ कौन सी ऐसी धातु है जो कि हाथ में रखने पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। सिलिकॉन, है ना। इनका ये 1871 को 72 कर लीजिए, 72 में, ये 72 में पब्लिश हुआ था, है ना। इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ये एक आध साल आगे पीछे हो जाता है। 72, है ना। कर दे आगे, उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि 72 में किया था। बाकी इसका जो है ना ड्रॉबैक हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और कल जो है, कल की क्लास जो है, कल की क्लास में पूरा हमारा चलेगा मोस्ले का पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक्स क्या है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना। कि इसके बाद ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है, 2 को कैसे याद रखना है, उसका कैसे एड्रेस पता करना है ना। वो सब हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। और कल जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर परसों हम लोग देखेंगे पीरियोडिक